हिंद प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं क्षितिज भाग 2 चैप्टर 2 परशुराम लक्ष्मण संवाद के प्रश्नोत्तरी के इस कालांश में हिंदीपीडिया चैनल के माध्यम से बात करेंगे। आज हम सभी प्रश्नोत्तरी को करेंगे। इससे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाता रहे। इस तरह से प्रश्नोत्तरी को करेंगे। इससे पहले पाठ के उद्देश्य को, पाठ से सीख को देख लेते हैं। सबसे पहले प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक स्पष्ट करना चाहता है कि हमें अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार मनुष्य की महानता को खा जाता है। महानता की उपलब्धि, महानता आदि को छोटा कर देता है, लोगों के बीच उसका सम्मान भी गिरा देता है, समाप्त कर देता है। तो इस पाठ से जो हमने सीखा है, इसके माध्यम से हम सभी जीवन में कभी अहंकार न करने की कोशिश करेंगे। आइए प्रश्नोत्तरी के पहले प्रश्न पर चलते हैं। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण के धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए हैं? परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण धनुष के टूट जाने के लिए निम्नलिखित तर्क दिए हैं। पहला तर्क है, श्री राम ने इसे नया और मजबूत समझकर सिर्फ छुआ था, परंतु धनुष बहुत पुराना और कमजोर होने के कारण हाथ लगाते ही टूट गया। बचपन में भी हम लोगों ने कई धनुहियां तोड़ी हैं, तब परशुराम क्रोधित नहीं हुए। अगला तर्क, हमें ये धनुष साधारण धनुष लगा, इस तरह इस धनुष के टूटने पर उन्हें कोई लाभ या हानि नहीं होगी। इस तरह से भी तर्क दिया। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण जी जो प्रतिक्रियाएं करते हैं, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखी। तो राम बहुत शांत और धैर्यवान हैं। परशुराम के क्रोध करने पर राम ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक कहा कि धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। परशुराम का क्रोध शांत करने तथा उन्हें सच्चाई से अवगत कराने के लिए उनके मन में बड़ों के प्रति श्रद्धा और आदर भाव था। उनके शीतल जल के समान वचन परशुराम की क्रोधाग्नि को शांत कर देते हैं। लक्ष्मण का स्वभाव उग्र एवं उदंड था। वे परशुराम को उत्तेजित एवं क्रोधित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते थे। उनकी व्यंग्यपरकता, व्यंग्यात्मकता से परशुराम आहत हो उठते हैं और उन्हें मारने के लिए उद्यत हो जाते हैं, जो सभा में उपस्थित लोगों को भी अनुचित लगता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा हो, उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। तो परशुराम, शिव जी का धनुष तोड़ने का दुस्साहस किसने किया? परशुराम ने कहा, शिव जी का धनुष तोड़ने का दुस्साहस किसने किया? राम ने उत्तर दिया, हे भगवान, इस शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला अवश्य ही आपका कोई दास ही होगा। इस तरह से परशुराम, सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करे, किंतु जो सेवक शत्रु के समान व्यवहार करे, उससे तो लड़ना ही पड़ेगा। जिसने भी धनुष तोड़ा है वह मेरे लिए दुश्मन है और वह तुरंत सभा से बाहर चला जाए, अन्यथा यहाँ उपस्थित सभी राजा भी मारे जाएंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा? निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। तो परशुराम ने जो कहा, पद्यांश इस तरह से है। बाल ब्रह्मचारी यति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही, विपुल बार महि देवहन दीन्ही, सहस्र बाहु भुज छेदनिहारा, परशु बिलोक महीप कुमारा, मातु पितहि जन सोच बस, करसि महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर यति घोर। इस तरह से इन पंक्तियों में परशुराम ने कहा है कि मैं बचपन से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता आया हूँ। मेरा स्वभाव अत्यंत क्रोधी है। मैं क्षत्रियों का विनाश करने वाला हूँ। यह सारा संसार जानता है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर पृथ्वी को जीत लिया है, अनेक बार जीता है और जीत कर ब्राह्मणों को दे दिया है। सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाला यह फरसा गर्भ में पल रहे शिशु का भी नाश कर देता है। इस तरह से परशुराम ने अपना परिचय दिया। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई?
लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। वीर योद्धा स्वयं अपनी वीरता का बखान नहीं करते, अपितु दूसरे लोग उनकी वीरता का बखान करते हैं। वीर युद्धभूमि पर अपनी वीरता का परिचय साहस पूर्ण देते हैं, बातों से नहीं देते हैं। वीर योद्धा शांत, विनम्र, क्षमाशील, धैर्यवान तथा बुद्धिमान भी होते हैं। वीर खुद पर अभिमान नहीं करते, वीर दूसरों को आदर देते हैं। इस तरह से वीर योद्धा की विशेषताएं लक्ष्मण ने बताई हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। यह पूर्णतः सत्य है कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता का मेल हो तो सोने पर सुहागा होने जैसी स्थिति हो जाती है, अन्यथा विनम्रता के अभाव में व्यक्ति उदंड हो जाता है। वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए दूसरों का अहित करने लगता है। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता का मेल श्री राम में है, जो स्वयं को दास शब्द से संबोधित करके प्रभावित करते हैं। वे अपनी विनम्रता के कारण परशुराम की क्रोधाग्नि को शीतल जल रूपी वचन के छींटे मारकर शांत कर देते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भाव स्पष्ट कीजिए। बिहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीश महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाऊं कुठारू, चहत उड़ावन फूक पहारू। इन पंक्तियों में लक्ष्मण अभिमान में चूर परशुराम के स्वभाव पर व्यंग किया है। लक्ष्मण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आप मुझे बार बार इस फरसे को दिखाकर डरा रहे हैं। ऐसा लगता है मानो आप फूक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुमण बतिया क्यों नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। इन पंक्तियों में लक्ष्मण परशुराम के अभिमान को चूर करने के लिए अपनी वीरता को बताते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हम कुम्हड़े के कच्चे फल नहीं, जो तर्जनी दिखाने मात्र से मुरझा जाएं। यानी वे कमजोर नहीं हैं, जो धमकी से भयभीत हो जाएंगे। वह यह बात उनके फरसे को देख देख कर बोल रहे हैं। उन्हें स्वयं पर विश्वास है कि उनका कोई कुछ नहीं कर सकता है। इस तरह से गाधि सुनक हृदय हसी, मुनि हरि अरे सूझ। अयमय खाड़ न ऊकमय, अजहु न बूझे अबूझ। इस पंक्ति में विश्वामित्र मन ही मन मुस्कुराते हुए सोच रहे हैं कि परशुराम ने सामान्य क्षत्रियों को युद्ध में हराया है, तो इन्हें हरा ही हरा नजर आ रहा है। राम लक्ष्मण कोई साधारण क्षत्रिय नहीं है। परशुराम इन्हें गन्ने की बनी तलवार के समान कमजोर समझ रहे हैं, पर असल में ये लोहे की बनी तलवार के समान हैं। परशुराम के अहंकार और क्रोध ने उनकी बुद्धि को अपने बस में ही ले लिया है, अर्थात अब बुद्धि काम नहीं कर रही है। इसी तरह से अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। तो प्रस्तुत काव्य खंड तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरितमानस के बालखंड से ली गई है, जो अवधी भाषा में लिखी गई रचना है। अवधी भाषा में इस काव्य खंड में दोहा चौपाई छंद का अच्छा प्रयोग किया गया है। भाषा सरल है, सरस है, सहज है और अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण लयबद्धता भी है। प्रचलित मुहावरों और लोकोक्तियों ने काव्य को सजीव बना दिया है। रस प्रस्तुत काव्य में वीर और रौद्र रस का मुख्य रूप से प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं शांत रस का भी प्रयोग मिलता है। इस तरह से अलंकार, तुलसीदास अलंकार प्रिय कवि हैं। अनेक काव्य में अनुप्रास, उपमा, रूपक जैसे अलंकारों की छटा उनके काव्य में देखने को मिलती है। जैसे अनुप्रास, बालक बोली बधौ नहीं तो ही। उपमा, कोटि कुलिस संबचन तुम्हारा, यहाँ सम से। इसी तरह से ऊपर ब से ब रूपक में भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। इस तरह से रूपक अलंकार, जब रूप अंतर न किया जा सके, उत्पेक्षा, तुम तो काल हाक जनु लावा, जनु के कारण उत्पेक्षा अलंकार। बक्रोत, अहो मुनीसी महाभट मानी। इसी तरह यमक, असमय खाड़ न ऊखमय, अजहु न बूझे अबूझ। उन्रुक्त प्रकाश, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू। इस तरह तुलसी की भाषा भावों की तरह
भाषा की दृष्टि से भी उत्तम है। इस तरह तुलसी की भाषा भावों की ही भांत भाषा की दृष्टि से भी उत्तम है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ ही स्पष्ट कीजिए। परशुराम लक्ष्मण संवाद मूल रूप से व्यंग काव्य है। उदाहरण के लिए, वह धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असरिस कीन्ही गोसाई। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि हमने बचपन में भी इस जैसी कई धनुहियां तोड़ी, परंतु तब आप हम पर इतने क्रोधित नहीं हुए। मातु पिता ही जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। परशुराम जी क्रोधित होकर लक्ष्मण से कहते हैं कि अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता के बारे में सोच। यह जो मेरा फरसा है बहुत भयानक है, यह गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश कर देता है। अपने मुंह तुम आपन करनी, बार अनेक भात बहुवरनी। इस तरह लक्ष्मण कहते हैं परशुराम द्वारा की जा रही खुद की लड़ाई को लक्ष्मण अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना बताते हैं। प्रश्न 10, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। बालक बोल बधो नहीं तो ही, बवर्ण की आवृत्ति के कारण कारण अनुप्रास अलंकार। कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा, कुलिस कोटि उपमा अलंकार, कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा उपमा अलंकार से युक्त पंक्ति है। तुम तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। इस तरह से जनु उत्प्रेक्षा अलंकार, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर वर्णन है। बार बार मोहि लाग बुलावा, पुनरुक्त प्रकाश, बार बार शब्द में पुनरुक्त प्रकाश है। इसी तरह से लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृशानु, बढ़त देख जल संबचन, बोले रघुकुल भानु। लखन उतर आहुत सरिस जल संबचन, इस तरह सम शब्द आया है उपमा अलंकार। भृगुवर कोप कृशानु रूपक अलंकार। रचना और अव्यक्त के प्रश्नों को देखते हैं। सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरे के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही न कर सके। इस तरह से इस प्रश्न के उत्तर में देखेंगे। इसके साथ ही दूसरा प्रश्न भी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन इस बात की पुष्टि करता है कि क्रोध हमेशा नकारात्मक भाव लिए नहीं होता, बल्कि कभी कभी सकारात्मक भी होता है। इसके पक्ष व विपक्ष में अपना मत प्रकट कीजिए। तो प्रश्न 11 और 12 का एक साथ उत्तर है। पक्ष में विचार। क्रोध बुरी बातों को दूर करने में हमारी सहायता करता है। जैसे अगर विद्यार्थी पढ़ाई में ध्यान न दे और शिक्षक उस पर क्रोध न करे तो उस विद्यार्थी का भविष्य कैसे उज्जवल हो सकता है। इसी तरह से यदि कोई समाज में लोगों पर अन्याय कर रहा है और लोग बिना क्रोध किए देखते रहे तो न्याय की रक्षा कैसे हो सकती है। इसी तरह विपक्ष में क्रोध एक चक्र है जो चलता ही रहता है। आप किसी पर क्रोध करेंगे तो वह भी आप पर क्रोधित होता है, उसका क्रोध देखकर आप फिर से क्रोधित होंगे। इस प्रकार क्रोध के कारण आप स्वयं को हानि पहुंचाते हैं। क्रोध करने से आपकी सेहत खराब होती है और समय का भी नुकसान होता है। अगला प्रश्न है, संकलित अंश में राम का व्यवहार विनयपूर्ण और संपन्न है। राम का व्यवहार विनय पूर्वक और संपन्न है। लक्ष्मण लगातार व्यंग बाणों का उपयोग करते हैं और परशुराम का व्यवहार क्रोध से भरा हुआ है। आप अपने आप को इस स्थिति में रख कर लिखें कि आपका व्यवहार कैसा होता। राम लक्ष्मण और परशुराम जैसी परिस्थितियां होने पर मैं राम और लक्ष्मण के मध्य का व्यवहार करूंगा। मैं श्री राम जैसा नम्र विनम्र हो नहीं सकता और लक्ष्मण जितनी उग्रता भी न करूंगा। मैं परशुराम के को वस्तु स्थिति से अवगत कराकर उनकी बातों का साहसपूर्ण भरपूर जवाब दूंगा, परंतु उनका उपहास कभी नहीं करूंगा। अपने किसी परिचित या मित्र के स्वभाव की विशेषताएं लिखिए। अपने किसी परिचित मित्र या परिचित के स्वभाव की विशेषताएं आपको लिखनी है इस प्रश्न में। तो प्रस्तुत प्रसंग में मुझे अपने 8वीं कक्षा के मास्टर जी की याद आती है। उनका नाम जयप्रकाश तिवारी था। उनका स्वभाव छात्रों के प्रति बहुत कठोर था। स्कूल में उन्हें कभी हंसते मुस्कुराते नहीं देखा जाता था। वे विद्यार्थियों को कभी कभी मुर्गा बनाते थे। सभी छात्र उनसे भयभीत रहते थे क्योंकि उन जैसा सख्त
अध्यापक कभी किसी ने न देखा था न ही सुना था। इसी तरह से 15वें प्रश्न की बात करते हैं। दूसरों की क्षमताओं को कभी नहीं समझना चाहिए। इस शीर्षक को ध्यान में रखते हुए एक कहानी लिखी। वन में बरगद का घना सा पेड़ था। उसकी छाया में मधुमक्खियों ने छत्ता बना रखा था। उस पेड़ पर एक कबूतर भी रहता था। वह अक्सर मधुमक्खियों को नीचा, हीन और तुच्छ प्राणी समझकर सदा उनकी उपेक्षा किया करता था। उसकी बातों से एक मधुमक्खी तो रोनी से सूरत बना लेती थी और कबूतर से जान बचाती फिरती। वह मधुमक्खियों को बेकार का प्राणी मानता था। एक दिन एक शिकारी दोपहर में उसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुका। पेड़ पर बैठे कबूतर को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। वह धनुष बाण उठाकर कबूतर पर निशाना लगाकर बाण चलाने वाला ही था कि एक मधुमक्खी ने उसकी बाजू पर डंक मार दिया। शिकारी का तीर कबूतर के पास से दूर निकल गया। उसने बाजू पकड़कर बैठे शिकारी को देखकर बाकी का अनुमान लगा लिया। उस मधुमक्खी के छत्ते में लौटते ही उसने सबसे पहले सारी मधुमक्खियों को बधाई दी, सारी मधुमक्खियों से क्षमा मांगी और भविष्य में किसी की क्षमता को कम न समझने की कसम खाई। अब कबूतर उन मधुमक्खियों का मित्र बन चुका था। प्रश्न 16, उन घटनाओं को याद करके लिखिए जब आपने अन्याय का प्रतिकार किया हो। हाँ, मुझे एक घटना याद आती है। एक बार मेरे गणित के अध्यापक ने एक ही सवाल के लिए मुझे 3 अंक तथा किसी दूसरे छात्र को 5 अंक दिए। ऐसा उन्होंने 3 प्रश्नों में कर दिया, जिससे मैं कक्षा में तीसरे स्थान पर खिसक रहा था। यह बात मैंने अपने पिताजी को बताई। उन्होंने प्रधानाचार्य से मिलकर कापियों का पुनर्मूल्यांकन कराया और कक्षा में संयुक्त रूप से प्रथम आ गया। और मैं कक्षा में संयुक्त रूप से प्रथम आ गया। इसी तरह अंतिम प्रश्न की बात करते हैं। अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है? तो बच्चों ध्यान रहे, अवधी भाषा कानपुर से पूरब चलते ही उन्नाव के कुछ भागों में, लखनऊ, फैजाबाद, बाराबंकी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, वाराणसी, इलाहाबाद तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। आज का कालांश यहीं तक। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाता रहे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।